हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। और आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, जो हमारी कक्षा 12वीं की पुस्तक है उसमें 2 पुस्तकें हैं, जिसमें से हम पहला कवर कर चुके हैं और दूसरा कवर करने वाले हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो आप इससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो गए होंगे कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से हमें क्या समझ में आता है कि हमारे भारत देश के निर्माण में क्या कौन-कौन सी चुनौतियाँ आईं, ठीक है? और किसने निर्माण में सहायता की और कैसे भारत का विभाजन भी हुआ 2 देशों में, पहला पाकिस्तान और भारत। तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि पाकिस्तान का भी दो भागों में विभाजन हो चुका है 1971 में, उसी के झगड़े की वजह से। तो आप उस उतना लंबा ना जाइए, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है? तो हम देखते हैं। देखिए, आज़ाद हिंदुस्तान के शुरुआती साल कुछ चुनौतियों से भरे थे, ठीक है? जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो उसके शुरुआती साल कुछ बहुत ही मुश्किलों से बीते थे। आप जानते ही होंगे कि जब हमारे देश में अंग्रेज़ों ने शासन किया, तो उन्होंने ऐसे हालात में हमें छोड़ के गए थे। वो चाहते थे कि अफ़्रीका के जो छोटे-छोटे देश हैं, मासूम से, वैसे ही हमारा हाल हो जाए। लेकिन हमारे देश के नेताओं ने बड़ी सूझबूझ से और अपनी कुछ कौशलता से देश का निर्माण किया। तो उस समय के जो आर्थिक और राजनीतिक जो मामले थे वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर थे, जिसको सँभालने के लिए एक सशक्त नेता के रूप में हमारे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता निकले, और लाल बहादुर शास्त्री के साथ और महात्मा गांधी को भी आप जानते ही होंगे, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी। देखिए, यहाँ पे लिखा है सबसे बड़ी चुनौती क्या थी हमारे देश में, कि मैंने अभी बताया कि अफ्रीका की तरह हमारे देश का भी विभाजन ना हो जाए छोटे-छोटे देशों में। वैसे ही हमारे देश के नेता चाहते थे कि हमारा देश एक संयुक्त राष्ट्र बन के रहे, यानी कि यूनियन बन के रहे। आज हमारा देश क्या है? एक यूनियन है, यानी कि हम एक साथ हैं। लेकिन अंग्रेज़ क्या चाहते थे कि वो अलग हो जाएँ, सभी हम लोग अलग हो जाएँ, कि वो वहीं ब्रिटेन से ही यहाँ पर राज कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश के नेताओं ने बड़ी ही कुशलता से देश का निर्माण किया, और ये सब उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हमारे देश में डाइवर्सिटी है, यानी कि सांस्कृतिक विविधता है, यानी कि हमारे देश में बहुत सी कल्चर्स निवास करते हैं, ठीक है? बहुत से ट्रेडिशन, बिलीफ्स रहते हैं, इसलिए उनको एक एकता में लाना बहुत ही मुश्किल था, ठीक है? तो हम ये एक देख सकते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास की इस चर्चा की शुरुआत हम इन्हीं चुनौतियों के ज़िक्र से करेंगे, ठीक है? तो हम इस अध्याय में क्या पढ़ने वाले हैं, यही सब पढ़ने वाले हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान में कौन-कौन सी चुनौतियों का ज़िक्र हुआ है और कौन-कौन सी चुनौतियाँ सामने आई हैं, ठीक है? इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे 1947 के बाद से पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटा गया। यानी कि देखिए, जो 1940 का दशक चल रहा था, उस जिसमें 1947 आया, तो उसमें कैसे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटा जा सका। मतलब कि 1950 के बाद नहीं, 1947 में ही, मतलब कि उसके 1949 तक इसे सॉल्व किया गया। लेकिन इसका प्रभाव आगे तक भी देखने को मिला। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कब लागू हुआ? तो 90 देखिए, बना तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को पिछले दशक में बनाया, नहीं, हमने इसी दशक में बना लिया, 1940 के दशक में ही बनाया। यानी कि हम यह कथन भी सही हुआ, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हमारे देश का जो भी कार्यपालिका ढांचा है, उसे हम इसी दशक में बना लें, और दुनिया को यह दिखा सके कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है? तो आप जानते ही होंगे, आपने 11th क्लास में पढ़ाई है। चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आज़ादी मिली, लेकिन देश का बँटवारा भी हुआ। बँटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग विस्थापित हुए। इस घटना से धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर ही आँच आने लगी। देखिए, आज़ादी मिली, लेकिन देश के बँटवारे के साथ। देश का बँटवारा भी एक तरह से सही था। अगर नहीं होता, तो मुसलमानों की कहीं-कहीं इतनी ज़्यादा जाती थी कि वो बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति में थे। वो किसी की बात नहीं सुनते थे। वो उनका पूरी तरह से माँग था कि हमें अलग देश चाहिए, और ये एक ऐसे बड़े पैमाने पर उभरते आगे चल के कि हमारे जो राजनीतिक सिस्टम है, उसमें ये दखल-अंदाज़ी करते। लेकिन जब देश का विस्थापन हुआ, तो हाँ, ये तो बड़ी गंभीर की चिंता है कि उस समय के जो दुनिया की सबसे बड़ी विस्थापन वाली लोगों की जो विस्थापन वाला देश, मतलब जब एक से दूसरी जगह प्रवास का ये मामला था, वो दुनिया में सबसे 1 नंबर पर आता था, क्योंकि 80 लाख लोगों ने एक से दूसरे देश में आवागही की थी, 80 लाख से भी ज़्यादा, जिसमें से 5 से 10 लाख लोगों की जान गई थी, ठीक है? सॉरी दोस्तों, मेरा थोड़ा गला खराब है, लेकिन अगर मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं जा रही होगी तो सॉरी। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मेरी आवाज़ हमेशा मतलब अच्छे से सुनाई दे, ठीक है? तो देखिए, हम आगे पढ़ लेते हैं। देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का मसला तुरंत हल करना ज़रूरी था।
देसी रियासतें यानी कि प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि इस पे ना एक जिला की तरह होता था, ठीक है। ये देसी रियासतें, ये रियासतें है ना, ये एक जिला की तरह होते थे, ठीक है, एक जिला की तरह। इसमें एक राजा शासन करता था, ठीक है। एक राजा था, उसकी प्रजा थी, बहुत सारी प्रजा थी, उस पे शासन करता था, ठीक है। लेकिन जानते हो जब अंग्रेजों ने शासन किया था तो क्या किया, तो ये राजाओं ने नहीं अपना मतलब कि गुलामी स्वीकार कर लिया था अंग्रेजों से। अंग्रेज सरकार क्या करती थी, अंग्रेज सरकार दिल्ली से बैठी बैठी राजा को ये आदेश देती थी कि हमें कर दीजिए, गेहूं अनाज दीजिए। तो ये राजा क्या करते थे, जमींदारों से कहते थे, जमींदार क्या करते थे, किसानों से वसूलते थे। तो जमींदार बहुत ज्यादा वसूलते थे और राजा को देते थे, फिर राजा थोड़ा सा अपने पास रखता था, फिर क्या देता था, यानी कि एक तरह का ये मान लीजिए कि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रमुख जो है ना जमींदार, राजा को ही कहा गया है, ठीक है। एक राजा को ही कहा गया है, ठीक है। और ये फिर राजा ये देता था अंग्रेजों को, ठीक है। लेकिन ना ये नहीं कि राजा है तब इस राज्य में कुछ भी कर देगा, नहीं। ये सरकार इसे रोक रोक देती थी, ठीक है। तो ऐसे थे 500 हमारे देश में 565 देसी रियासतें थी, जिनके एकीकरण में बहुत ही गंभीर चिंता हुई। सबसे बड़ी बड़ी चुनौतियां तो हमें हैदराबाद हैदराबाद की देखने को मिली, और मणिपुर, हैदराबाद और मणिपुर में थोड़ा सा विवाद उलझा, ठीक है। और मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। आप याद रखिएगा इन तीनों जगहों पर क्या हुआ था, थोड़ी भीषण मामला हो गई थी, ठीक है। तब समझ गए हो देसी रियासतें क्या थी। उसमें हमारे देश में कुछ राजा भी निवास करते थे, तभी तो आपने सुना है कि एक राजा से मित्रता करते थे, दूसरे राजा को मार देते थे, फिर उसी राजा को मार देते थे और उस पर शासन करने लगते थे। ऐसे ही तो देश हमारे पर ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ ही गए होंगे, ठीक है, कि देसी रियासतें क्या होती हैं। और इनकी संख्या कितनी थी, 565 थी। मैं आपको हर एक चीज याद कराते जा रहा हूँ और आप इसे नोट कर लीजिए, बेटर रहेगा, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भाषाएं अलग अलग थी। जो देश के लोग थे, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा सांस्कृतिक विविधता निवास करते हैं। विविधता यानी कि अलग अलग प्रकार के कास्ट धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो उनकी अलग अलग आकांक्षाएं भी थी। लोगों की अलग अलग आकांक्षाओं ख्याल रखते हुए देश का अंदरूनी सीमा रेखा फिर से तय करनी थी। यहाँ पे देश के अंदर की जो सीमा रेखा की बात की गई है, यानी कि राज्य निर्माण की। तो उस समय यह भी एक मतलब टेंशन था, ये भी एक प्रॉब्लम थी कि राज्य का निर्माण किस बेस पे किया जाए। धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, कि किस आधार पर, कि राजनीतिक सिस्टम के आधार पर, ठीक है, किस आधार पर किया जाए। ये भी एक गंभीर चिंता थी, ठीक है। क्योंकि अब लोगों को ये भी कन्फ्यूजन था कि हम कहाँ हैं, हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसा होगा, हम किसी को आइडेंटिफाई खुद को कैसे करेंगे, ये भी तो एक प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पे एक नोट लिखा है कलकत्ता की 1947, जिसमें एक दंगा हुआ था, ठीक है। तो इसमें दंगा मुस्लिम और हिंदुओं में हुआ था, तो काफ़ी गंभीर मामला है, देख लीजिए। दंगा प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए हिंदू और मुसलमान समुदायों के लोग भारत और पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए शहर में गश्त कर रहे। ट्रकों पर चढ़े इन लोगों का यह चित्र विभाजन की खुशी और त्रासदी दोनों का एक साथ बयान करता था। देखिए, जब 14 अगस्त 15 अगस्त की मध्य रात्रि 1947 को जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, तो उस समय कोलकाता में कुछ ऐसे लोग थे जो मुसलमान थे और हिंदू थे। तो हिंदू थे, ठीक है, हिंदू थे। तो हिंदू हिंदू कौन सा, हमारे भारत का झंडा लिए थे, ठीक है। और मुसलमान अपने भारत का, वो चंदा वाला, चांद उतार के लाएगा, वो वाला झंडा था। खुद को चांद पर भेज नहीं सका, वो चांद को ही अपने झंडे में लगा रखा है। हम लोगों ने तो कब का चढ़ लिया। तो इसी मामले में वहाँ पे हम लोगों ने क्या, वहाँ पे कोलकाता में काफ़ी ज़्यादा इन दोनों में दंगे हो गए, मार झगड़े हो गए, ठीक है।